प्रश्न, जयकांतन ने मजदूर के कष्टप्रद जीवन और अंतर्मन का बारीकी से चित्रण किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए अथवा मजदूर का जीवन और सपनों का टूटना, इसका वर्णन करें। उत्तर नंबर 1, जयकांतन ने ट्रेडिल कहानी के कथानायक के जीवन का सूक्ष्म अध्ययन कर उसका चित्रण किया है। पीड़ित, दलित, शोषित, निर्धन मजदूर जीवन की मुसीबतों के साथ साथ उनके हृदय की गहराई में उतरकर चित्रण करने वाला जयकांतन के अलावा दूसरा कोई तमिल कहानीकार नहीं हुआ। इस संदर्भ में डॉक्टर के जमुना ने लिखा है, समाज द्वारा तिरस्कृत, अपमानित एवं उपेक्षित लोगों को उन्होंने सहानुभूति की दृष्टि से देखा और उनके जीवन का चित्रण अपनी कहानियों में किया। टूटी फूटी झोपड़ियों में प्लेटफार्म पर जीवन बिताते हुए मुट्ठी भर अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण देने वाले निर्धन लोगों के दुख दर्द को जितनी सजीवता से जयकांतन ने प्रस्तुत किया है, वैसा दूसरे किसी तमिल कहानीकार ने नहीं किया। नंबर 2, जैसा कि कहानी पढ़कर आपको पता चलता है कि विनायक मूर्ति अपने मालिक के मूड पर जीवित रहता है। कभी मुदलियार प्रसन्न होकर अठन्नी दे देते हैं तो कभी मूड ठीक रहे तो चाय के लिए चवन्नी दे देते हैं। भोजन है दाल भात, अनवरत काम। निर्धन मजदूर के जीवन में घोर निसंगता, वह अकेलेपन का शिकार भी है। नंबर 3, जयकांतन मजदूर के जीवन के संबंध में 3 शब्दों का प्रयोग करता है, बीमारी, दर्द, अपमान। मजदूर भी मनुष्य होते हैं, उनके भी कुछ सपने होते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए वे जीवित रहते हैं, दर्द सहते हैं, अपमान झेलते रहते हैं। उनके सपनों का संबंध धनाढ्य या सम्राट बनने से नहीं है, बल्कि जिंदगी को सुचारू रूप से जीने के लिए आजीविका अथवा रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के उनके सपने होते हैं। विनायक मूर्ति का भी विवाह करके घर बसाने का एक छोटा सा सपना था। विनायक मूर्ति को पेट में दर्द उठता है। डॉक्टर से पता चलता है कि उसे हर्निया नामक बीमारी है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की हिदायत थी, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो ऐसी इच्छा उठेगी ही नहीं, फिर भी दूसरों के दबाव में आकर कहीं शादी न कर लेना। डॉक्टर की बात सुनकर जैसे निर्धनों को कोई सपना सच नहीं होता, विनायक मूर्ति का सपना चूर चूर हो जाता है। लगभग पिछले 12 वर्षों से सजाया संवारा गया घर बसाने का सपना मिट्टी में मिल जाता है। एक नौजवान व्यक्ति के लिए इससे बड़ा वज्रपात भला और क्या हो सकता है। कैसी विडंबना है विनायक मूर्ति के जीवन में कि वह गुप्त स्थान के घाव को दिखा भी नहीं पा रहा है और सहन भी नहीं कर पा रहा है। नंबर 4, दरअसल विनायक मूर्ति का सपना टूटना यानी मजदूर वर्ग का स्वप्न भंग है। विनायक मूर्ति की जगह किसी भी कर्मचारी या मजदूर का नाम रख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विनायक मूर्ति अदम्य जिजीविषा प्रकट करता है। जीवन यथार्थ को जुठलाने के प्रयास में वह वेस्ट शीट ही सही मशीन रोक कर कैसों के बीच में तह करके रखे हुए कागज निकाल कर देखता है। किसी कार्ड में चिरंजीव श्रीधर छपा हुआ था तो उसने उन 7 अक्षरों वाले नाम की जगह अपना नाम सेट कर लिया के विनायक मूर्ति। इस शरारत से उसकी दुख भरी जिंदगी में क्षण भर के लिए मुस्कान छा जाती है, जो आने वाले दुख के पहाड़ को लांघने के लिए पर्याप्त होती है। इस तरह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने के तरीके खोज लेना मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। नंबर 5, ट्रेडिल कहानी हमें निराश करने की बजाय आशावान बनाती है। यह कहानी बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को अर्थप्रद बनाया जा सकता है। जीवन नई अर्थवत्ता प्रदान की जा सकती है। कटु तिक्त रस, कड़वा तीखा रस का पान करते हुए मानवता की रक्षा की जा सकती है। जीवन की एक रसता या मोनोटोमी को भी ठुकराया जा सकता है। यांत्रिक जीवन की असह्य वेदना को सहन करने मनुष्यता को बचाए रखने के लिए प्रयास किया जा सकता है। टूटते बिखरते चूर चूर होते सपनों के समय में भी जीवन रस का अन्वेषण किया जा सकता है।
ट्रेडल कहानी के आधार पर मालिक कर्मचारी के संबंधों में लगाव और तनाव पर निबंध लिखिए। अथवा जयकांतन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दुष्परिणामों तथा अमानवीयता को उजागर किया है। इस कथन की आलोचना करें। उत्तर नंबर 1, औद्योगिक क्रांति के बाद देश भर में मशीनें छा गई, वैज्ञानिक साधन तेजी से विकसित हुए, इसलिए पूंजी ने अपना प्रभाव विस्तार किया। पूंजी ने अपनी सभ्यता ही विकसित कर ली, जिसको नाम दिया पूंजीवादी सभ्यता। इस सभ्यता ने एक नया वर्ग खड़ा कर दिया जो मजदूर वर्ग के नाम से जाना गया। पूंजी के अधिकारों ने श्रम को खरीदना शुरू किया। श्रम की खरीद को लेकर संघर्ष हुआ। नंबर 2, ट्रेडिल शीर्षक कहानी में मालिक कर्मचारी के संबंध में एक विलक्षणता है। इन दोनों के संबंध में लगाव भी है और तनाव भी, शोषण है तो अपनापन भी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 60 के दशक में पूंजी का प्रवेश हो रहा था। पूंजी का पूरी तरह से भारतीयों के ऊपर प्रभाव अभी नहीं पड़ा था, थोड़ी सी संवेदनशीलता जिंदा थी। आत्मीयता के कुछ लक्षण अब भी शेष थे, इसलिए संबंधों के बीच एक लगाव मौजूद है। नंबर 3, कहानी में प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मुरुगेश मुदलियार का कर्मचारी है के विनायक मूर्ति। 12 साल पहले उसने प्रिंटिंग प्रेस में कंपोजिटर के तौर पर योगदान दिया था। अब उसकी उम्र 30 साल की है। अब वह कंपोजिंग, अक्षर योजन के अलावा बाइंडिंग का काम भी करता है और मशीन भी चलाता है। नंबर 4, विनायक मूर्ति एक अति विश्वस्त कर्मचारी है। एक बार वह अपनी दादी के घर गया हुआ था। उसने मालिक को सूचना दी कि दादी ने उसके लिए कोई लड़की देख रखी है। वह मालिक से 100 रुपये की पेशगी मांगता है। उसका मालिक खुशी खुशी पेशगी देने के लिए सहमत हो जाता है, जिसके संबंध में कहानी का यह अंश देखें। बाहर निकलते हुए मुदलियार ने अपने आप से कहा, पट्टे की उम्र हो गई। जब हमारे पास आया 18 साल का छोकरा था। हमारे सिवा इसका अपना कौन है? शादी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अपने कर्मचारी के विवाह में कोई कसर न होने देने की इच्छा से यहाँ मालिक कर्मचारी के संबंध में लगाव झलकता है। नंबर 5, ट्रेडिल कहानी में मालिक कर्मचारी के संबंध में एक तनाव भी मौजूद है। आपको मालूम है कि विनायक मूर्ति का वेतन 20 रुपये है, लेकिन काम की भीड़ और मुदलियार के मूड के मुताबिक चाय पीने या नाश्ता करने के लिए समय समय पर मिलने वाली फालतू आमदनी को जोड़ दे तो तनख्वाह 30 रुपये तक पहुंच जाए। यहाँ विनायक मूर्ति को कर्मचारी कहा गया है, लेकिन उसके कम वेतन, ज़्यादा श्रम के कारण उसे मजदूर कहना ही उचित होगा। 20 साल से प्रेस की स्थापना हुई है और 12 वर्षों से विनायक मूर्ति उस प्रेस में काम कर रहा है। उसकी मेहनत के बूते ही उसके मालिक मुदलियार ने एक छोटा सा मकान भी बना लिया है, जबकि विनायक मूर्ति दाल भात खाकर जिंदा है। कहानी में मालिक कर्मचारी के संबंध में तनाव को प्रदर्शित करने वाले 2 प्रसंग यहाँ बताए जा रहे हैं। 1, मशीन में गड़बड़ी आकर पल भर के लिए मशीन बंद होते ही मुदलियार चिल्लाना शुरू करता है, अबे मशीन क्यों बंद कर दी? ग्राहक अभी आने वाला ही है, समझे? अबे शब्द मालिक होने के भाव को जाहिर करता है। मुदलियार काम का बोझ विनायक मूर्ति पर डालता है। दूसरा प्रसंग है, जब विनायक मूर्ति को थोड़ा मजाक सूझता है तो मुदलियार चिल्लाना शुरू कर देता है, अबे क्या चल रहा है? आजकल उल्टा सीधा काम करने लग गया है, क्या बात है? बाहर जाते हुए मैं कौन सा काम बता के गया और तू क्या काम कर रहा है? इस प्रकार मालिक कर्मचारी के संबंध में एक तरफ लगाव है तो दूसरी तरफ तनाव भी कहानी में मौजूद है। छापे खाने का जीवन और वातावरण पर टिप्पणी कीजिए अथवा ट्रेडिल कहानी की संवेदना और उसके विविध संदर्भों पर चर्चा कीजिए अथवा ट्रेडिल कहानी के आधार पर छापे खाने के जीवन और वातावरण का सविस्तार वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 1, ट्रेडिल कहानी में छापे खाने का जीवन चित्रित हुआ है। बार बार ट्रेडिल शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रेडिल है क्या। ट्रेडिल एक मशीन होती है जिसे पाँव की सहायता से चलाया जाता है और इससे छपाई का काम होता है। इसका प्रयोग छापाखानों में किया जाता है। नंबर 2, कहानी में वर्णित छापाखाना
छोटा सा मुद्रणालय यानी प्रेस का कहानीकार ने फोटोग्राफिक वर्णन प्रस्तुत किया है ताकि ट्रेडल मशीन को चलाने वाले मजदूर के विनायक मूर्ति की जीवन स्थिति का संवेदनात्मक चित्रण किया जा सके। नंबर 3, कहानीकार ने कहानी के शुरू में छापेखाने के वातावरण को सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे छापेखाने के जीवन से रूबरू होने की भूमिका तैयार हो जाती है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, ट्रेडल मशीन का इंक ब्लेड घूम रहा है। चर चर चाक, इंक रोलर ऊपर नीचे गतिशील है। नंबर 4, अंधेरी गुफा सरीखा के माध्यम से प्रेस की जिंदगी के बारे में अनुमान किया जा सकता है। यहाँ प्रेस के मालिक है मुरुगेश मुदलियार और कर्मचारी मजदूर है विनायक मूर्ति। वह कंपोजिटर, बाइंडर व मशीन मैन तीनों की भूमिका अदा करता है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस पर काम का ज़्यादा बोझ है। पूरे छापाखाने में वह अकेला है जो ज़्यादा समय तक काम पर जुटा रहता है। कागज़, मशीन, इंक, कार्ड, टाइप सेटिंग आदि के बीच पिछले 12 साल से जीवन व्यतीत कर रहा है। पेडल मारकर मशीन चलाता रहता है। इसी बीच उसे हर्निया नामक बीमारी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उसे विवाह न करने की सलाह देते हैं। एकाकी दुखद जीवन उस अंधेरी गुफा में बिताने के लिए विवश होता है। बीमारी, दर्द और अपमान को साथी बनाने के लिए लाचार होता है। नंबर 5, के विनायक मूर्ति के बहाने कहानीकार ने छापाखाने में काम करने वाले मजदूरों की शोचनीय जीवन स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। प्रश्न, तमिल कहानी के विकास में डी जयकांतन के अवदान पर विचार कीजिए अथवा तमिल कहानी की परंपरा और डी जयकांतन की सृजनशीलता पर विचार कीजिए। उत्तर, नंबर 1, तमिल एक प्राचीन भाषा है, इसलिए तमिल कहानी की परंपरा भी अति प्राचीन है। आधुनिक तमिल कहानी का उद्भव 20वीं शताब्दी में हुआ था। यद्यपि यह तथ्य है कि 18वीं शताब्दी में वीर मामुनिवर की परमार्थ कुरुकदे और 19वीं शताब्दी में श्रीलंका के सनदियाओको की कथा चिंतामणि आदि का उल्लेख मिलता है। नंबर 2, दरअसल वे सु अय्यर के कहानी लेखन से आधुनिक तमिल कहानी को नई राह मिली। उनको आधुनिक तमिल कहानी का जनक कहा जाता है। उनके कहानी संग्रह का नाम है मगेयरकर शीयिन कादल। इन्होंने वीरता, प्रेम, करुणा आदि भाव से ओतप्रोत कहानियाँ लिखी है। इनकी कहानियों के नायक नायिका आदर्शवादी रहे हैं। नंबर 3, आधुनिक काल के तमिल कहानीकारों में तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। सुब्रमण्यम भारती ने राष्ट्रीयता से भरपूर कविताएं लिखकर अपार ख्याति हासिल की, लेकिन उनकी स्वर्ण कुमारी, त्रिंडिय शास्त्री जैसी कहानियों ने आधुनिक तमिल कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नंबर 4, तमिल कहानी को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाले कहानीकारों में पुदुमे पीतरन, वी.एस. रामैया, नारण दुरैकन्नन, कुप्पे राजगोपालन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में इन कहानीकारों का तमिल साहित्य में आगमन होता है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं को आधार बनाकर तमाम कहानियाँ लिखी। नंबर 5, सन 1950 के आसपास तमिल कहानी का परिदृश्य परिवर्तित होने लगा। इस बदलते परिदृश्य और परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों को सुंदरस्वामी डी जयकांतन, नार्थसारथी, जे.एस. हुसैन, कन्नन राजम कृष्णन
आदि ने अपनी सृजनधर्मिता में उकेरने का प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ के विविध पहलुओं को अंकित करने में भी इन कहानीकारों ने सफलता हासिल की। नंबर 6, दंडपाणि जयकांतन ने तमिल कहानी को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया, उसे गुणात्मक श्रेष्ठता प्रदान की। उनकी प्रारंभिक कहानियों में मार्क्सवाद का प्रभाव है तो प्रवृत्ति कहानियों में फ्रायडवाद का। के.ए. जुम्ना ने जयकांतन की कहानियों के बारे में लिखा है, जयकांतन समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति की परिस्थितियों, उसकी समस्याओं से परिचित थे। उन्होंने समाज के हरेक वर्ग के व्यक्ति को अपनी कहानियों का पात्र बनाया है। नंबर 7, जयकांतन अपनी कहानियों के बारे में कहते हैं, मेरी कहानियाँ खाली समय बिताने अथवा यूं ही समय नष्ट करने का एक साधन नहीं है। इस कथन से साफ पता चलता है कि जयकांतन ने मनोरंजन या टाइम पास के लिए कहानियाँ नहीं लिखी है। उनकी कहानियाँ पढ़कर पाठक के अंदर उथल पुथल हो जाती है, पाठक उद्वेलित व आंदोलित हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है।